नमस्कार, प्रणाम। मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। आज हमारी उपस्थिति ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच है जो छठे चरण के डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं। कह लीजिए यूं तो वंचित शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बहाली से वंचित हो गए हैं। आज अलग अलग इनकी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बाद भी ये अपने हक की लड़ाई को छोड़े नहीं है। अपने आस को, अपने विश्वास को इन्होंने अभी तक कायम रखा है और निश्चित तौर से ये संघर्ष कर रहे हैं। अदालत की प्रक्रिया में गुजर रहा है, इनके कई सारे मामले हैं। हम जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहां पर बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं चल रही है और इस प्रक्रियाओं में जो छठा चरण का सीट बचा हुआ था, वह सीट कहीं ना कहीं 7वें चरण में फॉरवर्ड कर देने की बातें हैं और छठे चरण से जो है कि इन लोगों को नियुक्ति नहीं हो सकी है। ये सर अधिक उम्र में चले गए, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि ये जो इनका केस चल रहा है छठे चरण का डीएलएड वाला, उस केस में ये मुख्य पेटिशनर है, जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, हाई कोर्ट में है। तमाम तरह से बातें हैं, कई सारे बातें हैं और इन तमाम बातों में एक पहलू निकलकर सामने आता है, वह यह है कि जब डीएलएड छठे चरण को लेकर के जजमेंट आएगी और इनकी नियुक्ति की बात पर जजमेंट अगर जारी होता है तो वह सीट जो 7वां चरण में चला गया वह क्या कुछ होगा और यह शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में क्या कुछ होने की संभावना है। ये तमाम चीजों को हम बारी बारी से देखते हैं। आइए करते हैं सवालों की शुरुआत और इनसे रूबरू कराते हैं। यहां पर हमारे बीच जो है उमेश सर हैं, संजय सर हैं और राजू सर हैं। सभी से एक एक कर आपसे रूबरू कराते हैं, इनकी हर वो बातों को बताते हैं, क्या कुछ केस में चल रहा है, सारा अपडेट्स हम दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन आपको हम कहते चलें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस मुद्दे को, इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं संजय सर आपका इस चैनल पर। आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। लगातार आप हम सब युवाओं का प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, कोसी का आवाज बने हुए हैं और सबसे पहला आपको बधाई देना चाहेंगे हम। आपके भाषा आर्ता के केस को शून्य से उठा के आपने शिखर तक खड़ा कर दिया है, जहां सबका उम्मीद बरकरार है और उसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ भी आए हुए हैं कि हम लोग का भी ये छठा चरण का डीएलएड का जो अभी बिल्कुल सवाल हमारा ये रहेगा और तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं आपको, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ ये छठा चरण डीएलएड का मामला है। जानना इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी चाह रहे हैं क्योंकि अगर छठा चरण के केस वाला जो ये डीएलएड का केस चल रहा है, इसमें कुछ जजमेंट होता है तो ये 7वां चरण तो उसी का आधार था, छठा चरण तो बहुत गड़बड़ की स्थिति हो सकती है। तो आप हमको सीधा सीधा बताइए क्या मामला है ये छठा चरण केस का और क्या केस है आपका। देखिए हरे कृष्ण प्रकाश सर, हम आपको सबसे पहले ये बात बता देना चाहें कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से जब हमारा गजट क्वैश हो गया, गजट क्वैश के बाद मेरा पहला मांग है कि हम सब बचे हुए वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों को हमको नियुक्ति मिलना चाहिए, जो कि CWJC 123/2024 में ऐसा डिमांड किया गया है। हाँ। हमें मूल रूप से बिहार सरकार कुछ भी करे, बीएड को बाहर करे नहीं करे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें और वंचित डीएलएड अभ्यर्थी 127/2024 केस के तर्कस में ऐसा बान है जो वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों के वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे, ये बड़ी बात इन्होंने कहा है। और ये वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो छठे चरण के डीएलएड के अभ्यर्थी रहे हैं। अब ये वंचित हो गए हैं, सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, बहरहाल उसके खिलाफ ये हाई कोर्ट में अपने मामले को लेकर गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें डीएलएड का जो हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं वंचित रह गए हैं, हमें हमारी सीटों पर नियुक्ति करे सरकार, हमें हमारा हक को वापस करे सरकार। लेकिन अब जानना है कि कितने पद रिक्त हैं, कहां से ये इनकी मांग जायज है। क्या सबकी तो बहाली हो गई, नौकरी पर नौकरी हो रहा है, लोगों को तनख्वाह तक मिल रहा है, लेकिन ये परेशान आखिर क्यों हैं? सर बताइए क्या रिक्ति है क्या? देखिए सर, छठे चरण डीएलएड का जो 94,000 रिक्ति था उसमें बचा हुआ 39,000 रिक्ति है, जिन्होंने बीपीएससी TRE-1 के जरिए बिहार सरकार ने इंक्लूड कर लिया है। लेकिन 59-22 केस जो था वर्तमान में, उसी केस में हमने एक आईएल लगा रखा है जिसका सुनवाई नहीं हुआ है और बीपीएससी TRE-1 के रिजल्ट पर भी स्टे लिया है। राष्ट्रपति के पास लेटर है, राज्यपाल के पास लेटर है, बिहार सरकार CMO ऑफिस से वो लेटर फॉरवर्ड होके आ गया है।
ये सचिवालय, और 3 जुलाई का जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग को कुछ देखने को पॉजिटिव मिला। मतलब लेटर आ चुका है, लेटर हर जगह से आ चुका हर जगह से लेटर का हमने आरटीआई मांगा है जी। आरटीआई और चंद्रचूड़ सिंह जो सीजीआई है, जी, चीफ जस्टिस बिल्कुल, इंडिया के, हाँ। उनके यहाँ से भी मेल पर सारा कुछ हमने ले लिया है। और मुद्दा जब भी हम लोग को बाहर करने को होगा तो हमारे 127/2024 केस में हर उसके तर्कस में विजय रूपी गाथा नियुक्ति का बांधा हुआ है। विजय रूपी गाथा नियुक्ति का बांधा हुआ है। यस यस। आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, पहले वो बात आप बताइए। आपके जो शिक्षक अभ्यर्थी, आपके जो बंधुवर देख रहे होंगे, जो वंचित डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, आप उनके लिए इसका मतलब है संदेश देना चाह रहे हैं कि घबराए नहीं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके लिए ये जो है कि संघर्ष कर रहे हैं आप सभी, और भी लोग कर रहे होंगे। जी, जी। आप एक बात बताइए हमको कि 123 केस का जो आप बात कर रहे हैं, ये 123 केस में आखिर क्या दम आपको नजर आ रहा है? हम आपको बहुत बारीकी से आपके माध्यम से अपने वंचित डीएलएड छठे चरण अभ्यर्थी को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वह नियुक्ति का अपना जो भी सिलसिला है वो पेपर तैयार रखे। अच्छा। बिहार सरकार जब से नीतीश कुमार 2003 में सत्ता में आया है, आज तक उन्होंने अपने सामने किसी को चलने नहीं दिया है। वो हमारे कोर्ट से हमारे पास ऐसा अस्त्र तर्कस में है जो कि नियुक्ति दिलाएगा। उसका सबसे पहला प्रमाण हमारे अभी जितने भी वंचित डीएलएड अभ्यर्थी हैं, सब के सब डरे हुए हैं मध्य प्रदेश के केस से। आगामी हाईकोर्ट 28 अगस्त को होने वाला है छत्तीसगढ़, उससे कहीं पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का क्वेस वाला गजट कवच के रूप में है। और कवच के बाद हमारी जो मांग है वो नियुक्ति का है। 123 के जरिए हमने वो नियुक्ति मांगा है। अगर यहाँ भी बिहार सरकार हमारी बात को नहीं मानती है सचिवालय, तो 59-22 केस का ये जो आईए सर देख रहे हैं, ये आईए 39,000 सीट पर हमेशा प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा होगा। और नीतीश कुमार को अदालत में आके माननीय मुख्यमंत्री को कहना होगा कि छठे चरण अभ्यर्थी को नियुक्ति दो। मुख्यमंत्री साहब को अदालत में आकर के कहना होगा कि छठे चरण के जो बचे शिक्षक अभ्यर्थी हैं डीएलएड वाले, उन सभी को नियुक्ति दो। ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं जो डीएलएड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बहाली से वंचित हो गए हैं। इन्होंने बड़ी बातों को कहा है। इन्होंने कहा है कि 39,000 सीट रिक्त हैं छठे चरण के। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये हमारा 90,712 मूल रिक्ति था, उसमें बहाली छठा चरण पंचायत नियोजन बेसिस पर नगर निगम पर जो हुआ वो बचा हुआ रिक्ति है। वो सारा एविडेंस हमने केस में लगा रखा है 127 में। इनके अलावा एक और एप्लीकेशन लगा रखा है। किसी भी बहाली के लिए 10% राज्य सरकार सीट रिजर्व रखती है। और जिस तरह आपने 7वां चरण बीपीएससी में देखा कि अदर स्टेट वाले को सीटीएट में जब 90 से कम अंक है तो उनको बाहर होना पड़ा, ये एप्लीकेशन भी हमने लगा रखा है। 38 जिला में 4,000 से ज्यादा अदर स्टेट के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटीएट में 60% से ज्यादा कम ही अंक है। वह सीट पर नहीं हमने इंक्वायरी लगा दिया है एप्लीकेशन। और निश्चित रूप से बहुत ऐसा एविडेंस है कि सरकार खुद घुटने पर आ गई है, सचिवालय घुटने पर है। वो दिन अब दूर नहीं। आपका सहयोग चाहिए, हमारे मित्रों का सहयोग चाहिए। लेकिन मूल रूप से एक चीज कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का केस हो छठा चरण का, पटना हाईकोर्ट का CWJC 5053 हो, 59-22 हो, 160/160-55 वंदना कुमारी का रीट हो, या 123, इनमें जो भी पेटिशनर मूल रूप से अभी तक अपना आधारशिला रखे हैं, उनका नियुक्ति इस दाहिने जेब में राजकुमार के तरह रखे हुए हैं। दाहिने जेब में इनका नियुक्ति रखा हुआ है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये संघर्ष कर रहे युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जो अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जो दिन रात करके शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को देखा है, किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हर दौर में जब स्टार्ट होती है तो एक अलग अलग रुख अपनाती है। कभी जो है कि कह लीजिए तो चयनित किया जाता है ऐसे जिसको कि आप यूं कहें तो हम लोग कहते थे नियोजित शिक्षक। जी हाँ साथियों, आपको हम बताते चले, बिहार सरकार एक अलग ही अंदाज में हमेशा से जीती रही है। ये जब भी शिक्षक बहाली लाएंगे कुछ ना कुछ खेल करेंगे। ऐसा लगेगा तमाम इस उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों को कि इनका जिंदगी के साथ हमेशा प्रयोगी होता रहा है। अब आपको हम ले चलते हैं ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच जो आज शिक्षक अभ्यर्थी तो हैं, लेकिन आज वो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि भाई हमको ठगा किसने इस
इस जीवन में। आखिर हमारी क्या गलती रही? हमने पढ़ाई किया, कोर्स किया, सब कुछ किया, तो भाई हमारे साथ खिलवाड़ किसने किया जो आज शिक्षक अभ्यर्थी के होते हुए भी यह अधिक उम्र में चले आए। अधिक उम्र का नाम सुनते ही मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जैसे लगता है कि कैसे आखिर समाज में ये आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे होंगे, जहां एक तरफ लोग जो है कि नौकरी करके अपना घर परिवार चला रहे हैं, वहीं पर अधिक उम्र में चले जाने वाले जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अपने जिंदगी को कैसे चलाएंगे इसको लेकर बेचैन है, हैरान है, परेशान है और अपने मुखिया, अपने मुख्यमंत्री से अपने हक की लड़ाई वो कर रहे हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी जो बहाली से वंचित है, उमेश सर से। सर, आपका क्या समस्या है? धन्यवाद सर। समस्या मेरा है कि मैंने जो शिक्षा प्राप्त किया जी, शिक्षा प्राप्त किया, डीएलएड किया, बीटेड किया जी, सब कुछ किया। उस समय जो अप्लाई के टाइम में है ना 19 में अप्लाई के टाइम में एज मैक्सिमम एज 50 किया था जी। 50 एज में अप्लाई किए, हम बीटेड भी कर लिए, सब कुछ कर लिए। उसमें जो एक ही दिन सरकार के गलत नीति के कारण एक ही दिन जो काउंसलिंग का दे दिया पूरे ऑल बिहार जी। मौसम भी खराब था और हर जगह विद्यार्थी अप्लाई किया, एक ही विद्यार्थी का 10 जगह चयन हो गया, जो बचा था वो बच गया। कितना दुख होता है ये सुनकर कि एक कैंडिडेट का रिजल्ट कई जगह हो गया और जो योग्य थे, जिसका हो जाना चाहिए था, अरे भाई आदमी एक ही तो ना जिंदा धरती पर है, एक ही आदमी भूत बन के 10 जगह नौकरी करेगा। हमको तो तरस आता है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देने की प्रथा होनी चाहिए। अब देखिए इस गलती के मारे आज हमारे बड़े भाई समान यहाँ हो गए और हमारे उम्र जो है कि इनका अधिक हो चुका है। बताइए, मुख्यमंत्री साहब हो या कोई भी सत्ताधिकारी हो, वह कई बार अपने टर्म को पूरा करने के लिए योग्य है और जो पढ़ लिख कर अपने देश के नौनिहालों का भविष्य संवारेगा वह अधिक उम्र चला जा रहा है। उसका जो है कि एक सीट उनको चाहिए था, एक सीट पर जो है कि कई रिजल्ट देकर के इनके तकदीर को खराब कर दिया। एक दिन की बात ये बता रहे हैं। अब सोचिए वह दिन जब जब इनको याद आता होगा, जैसे लगता होगा कि मानो वह कौन सी काली रातें थी जब हमारी नींद खुली और हमने देखा कि हमारी बहाली के जगह कई लोगों का नाम, एक ही लोगों का नाम 10 जगह हो गया और वह पश्चाताप। वही 10 जगह हुआ। उसके बाद भी जब फिर पुनः सेकेंड 7वां फेज में लिया गया, हाँ। तो 7वां फेज में लेने के बीपीएससी एग्जाम देने के लिए 50 वर्ष जिसका उम्र हो रहा था उस समय में, हाँ। उसको फिर समय नहीं दिया गया, नहीं दिया। इसमें भी रखा गया 50 प्लस, जिसका उस समय में 50 हो रहा था और ये बीपीएससी में एग्जाम देते समय हमारा उम्र 54 हो रहा था। बताइए तो हम कैसे अप्लाई करते? हम अप्लाई नहीं, उससे बच गए। अभी मेरा 56वां वर्ष चल रहा है। तो आप केस लेकर गए हैं। हम बताते चले साथियों आपको कि ये मुख्य पेटिशनर है डीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, वो केस नंबर 123/2024 इसके मुख्य पेटिशनर है। तो आखिर आप केस क्यों किए? केस हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारी नियुक्ति चाहिए 6 चरण में, और कुछ नहीं चाहिए हमको। देखिए साथियों, जो लोग संघर्ष, एक सेकंड सर, हम पूछ रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी अधिक उम्र में चले गए हैं, आप थोड़ा सा देखिए, एक हरे कृष्ण यहाँ मौजूद है जो इनके पुत्र समान है, एक उमेश सर हैं जो इस उम्र में भी इन्होंने संघर्ष को नहीं छोड़ा है। और आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो घर में बैठते हैं और उनको लगता है कि अरे सरकार ने जो किया तो सो कर ही दिया, अब क्या होना है, कुछ नहीं हो सकता है। आस मत छोड़िए, अपने आप पर विश्वास करिए और इनके तरह इनसे सीखिए कैसे संघर्ष किया जाता है। उम्मीद इनका कायम है, बाकी जजमेंट जो होगा वो देखने का विषय होगा। सर, आपका मुख्य मांग है कि नियुक्ति हमको दीजिए। मुख्य मांग है नियुक्ति हमको दीजिए। क्या लगता है कि नियुक्ति हो जाएगा? हमको पूरा विश्वास है नियुक्ति होगा और देना पड़ेगा। चाहे कोर्ट में भी हम कह दी, यहाँ जितना लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। इनका बात भी माने हैं जज साहब, इनका बात जज साहब भी माने हैं। ये कौन सा, कहीं पे ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? पूछ लेते हैं इन्हीं से, भाई क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम आपको ये कहना चाहेंगे, कोर्ट रूम में जब ये पास बना के मुख्य पेटिशनर के तौर पर थे तो इनका वेशभूषा देख के इनका एज पूछा, व्हाट योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट यू वांट, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि सर आई वांट ओनली माय जॉब इन 6 फेज। जी जी जी। तो जज साहब इनके विपक्ष के वकील को लताड़ते हुए बोले कि ये आप
क्यों ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा डिग्री बांटे हैं? अच्छा। इस डिग्री का क्या वैल्यू है? ये जज अपने सोसाइटी साहब को क्या देंगे? जज साहब विपक्ष के वकीलों को लताड़ते हुए कहा, ऐसी बात शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। बड़ा ही ये सुनकर आश्चर्यचकित हो रहा है। सिस्टम के खिलाफ जब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं तो जज साहब भी भावुक तो होते हैं, लेकिन जजमेंट की आस में लोग अधिक उम्र में चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कुछ हुआ। हाँ, और इनको विपक्ष के वकील को बोला कि आज के डेट में तो ये केस पहले से लिस्टेड नहीं था, हाँ। आपको 1 लाख रुपया भी जुर्माना हम लगाएं। जुर्माना लगाने की बात हो गई। हाँ, क्योंकि ये 55 साल में सोसाइटी को क्या देंगे, आने वाले बच्चे को क्या देंगे, और ये एजुकेशन का क्या होगा। इसके विपक्ष में आपको खड़ा होने में, लॉक करने में अच्छा लगता है, सरकारी टिकट, सरकारी अकाउंट से हाँ, विपक्ष में डेट लंबा लिंगर करने में ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन उनके बाद जो है पुनः हम लोग का ये बेंच बदल दिया गया है। अभी हम लोग का बेंच जो है ये नानी त्यागी सर के है, नानी त्यागी, और बिल्कुल, उन्होंने हाईकोर्ट, शायद हिंदी नहीं उनके समझ में उतना आ रहा है, वो बोल दिए कि हम हिंदी नहीं समझते हैं, सभी का ट्रांसलेट करवा के पुनः इसको फाइल कीजिए। मतलब कि इनका केस अभी चल ही रहा है और वर्तमान समय में इन्होंने हमको इंटरनल बताया है कि कई सारे काउंटर हुए हैं, दोनों तरफ से काउंटर हुआ है। लेकिन यहाँ बड़ी बात निकलकर सामने आती है। बात ये निकलकर आती है कि अगर छठे चरण के रिक्त जो सीट थे जिन पर कि इनका हक है, ये तमाम डीएलएड के शिक्षक अभ्यर्थी, इनका जो हक है और ये संघर्ष कर रहे हैं, अगर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि अगर इनकी जीत होती है तो फिर 7वें चरण का क्या होगा, क्योंकि छठे चरण के ही बचे हुए सीट को यहां पर मर्ज किया गया टीआरई 1 में, और टीआरई 1 के बचे सीट को मर्ज किया गया टीआरई 2 में, बचे हुए टीआरई 2 के सीट को मर्ज किया गया टीआरई 3 में। अब तो हाल और भी खराब होने वाला है। टीआरई 3 के जो सीट बचेंगे कैरी फॉरवर्ड होकर टीआरई 4 में जाएंगे। एक बार रिवर्स लीजिए हमारी बातों को तो आपको इस तरह सर्किल के टाइप का लगने लगेगा। ये शिक्षक बहाली नहीं बल्कि गोल गोल घुमाने का एक प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें सत्ताधिकारियों का मौज ही मौज है, क्योंकि हर एक बहाली के नाते उनको वोट बैंक चाहिए और इस अंगूठा का प्रयोग करके केवल उसको वोट आप दे दीजिए, बाद बाकी आप इस सर्किल में घूमते रहिए, परिधि निकालते रहिए और वोट पहुंचते रहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपका क्या मांग है सर? आप रखिए। आप हैं राजू जी, क्या मांग है? आप कौन से शिक्षक अभ्यर्थी हैं? 1 to 5 1 to 5 के हैं। जी और सर। आपको तो दुख हो रहा होगा कि 1 to 5 में अपने राज्य तो छोड़िए, अदर राज्य के हजारों लोग की बहाली हो गई और आप अपने घर में बेगाने बैठे हैं। क्या लग रहा है आपको? वही तकलीफ हो रहा है? हाँ, बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या लगता है सरकार आपको दे देगी? हाँ, दे देगी। कोर्ट से न्याय मिलेगा? मिलेगा। एक बार आप कहना क्या चाहेंगे अपने साथियों को? यही कहना चाहेंगे कि मेरा 1 to 5 का नियुक्ति दे। इनका ये मांग है कि हमरा भैया नियुक्ति दीजिए, बाद बाकी जो करना है कीजिए, जहां जाना है, जो विदेश उदेश पाकिस्तान जहां से अमेरिका से शिक्षक मंगाना है मंगाइए, लेकिन हमरा बिहार में हमरा 1 to 5 हमरे नौनिहालों का जीवन जो संवारने का है उसमें हमरा नियुक्ति दीजिए, कि छठा चरण के हम वंचित शिक्षक अभ्यर्थी है। इनकी व्याथा को महसूस आप तब कर सकेंगे यदि आप एक बार इनके तरह सोच कर देखेंगे इनकी क्या गलती रही और किसने इसे आज इस तरह दर दर पर भटकने को मजबूर कर दिया। अंततः हम बात करेंगे संजय सर से कि सर वो हाथ में जो आप बार बार कह रहे हैं नियुक्ति का मुट्ठा है, नियुक्ति का फाइल है, क्या है? आप हमको बताइए थोड़ा। सर हम जानना चाहते हम ये कहना चाह रहे हैं, ये 50, 53, 59, 22 के अंदर का वो आईए है। हमने इसके माध्यम से बीपीएससी को घेरने का काम किया है कि बचा हुआ पंचायत नियोजन का 39,000 जो मेरा रिक्ति है, क्या मामला है? मामला है ये देखिए माननीय आपको भी हम दिखा दें साथियों कि इस तरह का ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम अदालती फाइल्स हैं जो कि आपको हमारे भी भाषा आर्ता वाले मामले में हाल में देखने को मिलेगा। ये इस तरह तैयार होता है फाइल, और ये तमाम फाइल इनके नाम से है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम बातें आपको पता होगा साहित्य आजकल टीम तभी उठाती है जब उस बातों में सच्चाई होती है, और जो सच्चाई है, सच्चाई के लिए संघर्ष करना ही साहित्य आजकल का जिम्मेदारी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मुद्दे को अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा, क्योंकि यह एक आम कागज का नहीं साथियों, बल्कि ये कह रहे हैं सर कि हाई कोर्ट से सीधे वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति का कागज है, सुप्रीम कोर्ट से सीधे डीएलएड वंचित शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति का कागज प्रतीत होने वाला है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा
कहिए सर। हम ये कहना चाहते हैं कि बीएड वाले जो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के सापेक्ष में 8 अप्रैल को, और ये पिछले मध्य प्रदेश वाला मैटर और छत्तीसगढ़ वाला भी 28 अगस्त को, अगर हम हमारे निगेटिव में यह जजमेंट आता है तो भी छठे चरण वंचित डीएलएड अभ्यर्थी पेटिशनर मित्र और इनमें जो होंगे पेटिशनर ये वंचित हैं, उनके नियुक्ति को रोकने में असक्षम है। क्योंकि आगे से हमने माननीय चंदन मंडल सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट इस केस को लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में यह फाइल तैयार किया गया है। उन्होंने साल भर पहले पिछले सितंबर में ही ऐसा रणनीति बना लिए थे कि इस सीट को भी घेरिए और पंचायत राज यूनिट को, नगर पंचायत को, सबको पार्टी बनाए। हम बड़ा होने वाला है सर, बिल्कुल बड़ा होने वाला है कि हम लोग झंडा जीत का पताखा फहरा के ही छोड़ेंगे। जो भी पेटिशनर है वो सुरक्षित है, पेटिशनर सुरक्षित है। और बड़ा हम आपको बताते चले कि हाई कोर्ट के तमाम मामले को हम देखते रहते हैं, तो पेटिशनर को 100% तो मान लीजिए कि अगर जजमेंट आती है तो उसका तो जीत होना ही होना है, अगर जजमेंट पक्ष में है। अगर शब्द का मतलब आप समझते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो आप खोज लीजिएगा गूगल करके। अगर पेटिशनर को लाभ होता है तो उन्हीं पेटिशनर को होता है जो उसमें बने होते हैं। ऐसा नहीं कि घर में सोए हुए लोगों को घर जाकर हाईकोर्ट जो है कि नियुक्ति कराती है, ऐसे कोई मामला नहीं है। बहरहाल अंततः हम जाते जाते और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हम ये बताना चाहते हैं जो उनके मूल एक समस्या है। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी है सर, उनके मन में ये सब कुछ नहीं, दिमाग उसका तो काम ही नहीं करता है, पता नहीं वो कहाँ से शिक्षक अभ्यर्थी हो जाते हैं। उनको हाई कोर्ट केस ये सब कुछ समझ नहीं आता है। उनको लगता है जिसकी नौकरी हो गई सो हो गई, जबकि ये प्रमाण है कि अभी नौकरी से निकाले जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के बाहर भगाए जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपके मामले में जजमेंट आता है तो आपकी नौकरी मान लीजिए होती है, लेकिन ये कैसे संभव है जब 39,000 सीट को हटा लिया है, वहां पे है ये नहीं अब, तो कैसे हो जाएगा नौकरी? यही सवाल उनका होगा जो शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं। उसको लगता होगा कि संजय सर, राजू सर, उमेश सर सब जुमलेबाजी कर रहे हैं, सब जो है कि झूठ बोल रहे हैं। तो आखिर जो है कि इस शिक्षक अभ्यर्थियों को आप कैसे बताइएगा, या कोर्ट कैसे तय करेगी कि हाँ इसका 39,000 सीट हम इसको देंगे और इसका हक को इसको दिलाएंगे? कैसे कैसे सर? देखिए, छठे चरण 94,000 में जो बचा हुआ 39,000 रिक्ति है, घर में चूड़ी पहन के पत्नी के नजदीक सोने वाले वंचित डीएलएड अभ्यर्थी आपको चैलेंज और चुनौती करते हैं कि घर से बाहर निकालिए। अभी तक जो आपके केस का दिशा और दशा है, उस दिशा और दशा में सुधार करके आपका अधिकार है, आगे से आपका अधिकार मिलने के लिए तैयार है। ये कहा भी गया है, नो फाइट नॉट राइट। अगर यदि आप नहीं लड़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक जुमलाबाजी नहीं है, हकीकत उल्टा के देख लीजिए। झारखंड में कि जो झारखंड वाले केस लड़े हैं तो उनको बैक से नियुक्ति देना पड़ा है, एज का रिलैक्सेशन देना पड़ा है, एज के अलावा भी देना पड़ा है। लोहार वाला केस जाके देख लीजिए। आप घर से निकलिए, एक सही दशा में सारे जानकारी को जानिए, आपका अधिकार अभी भी तैयार है। हम लोग का नेतृत्वकर्ता में बहुत बड़ा ये कमी है कि हम लोग अपने रीत के मेरिट और टेक्निक को नहीं समझे, और समय के साथ हम लोग के साथ वकील भी ऐसा हम लोग के पास गाइड नहीं किया। जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे तो उसी समय हम लोग के रिटेन सबमिशन में कमी है। 661 केस जब हम लोग लड़े तो 7वां चरण को हम लोग ने दान दे दिया। उसके बाद जब ये 59, 50, 53, 160, 55, 29 नवंबर को कोर्ट में रिजर्व रखा जा रहा था, तो उस समय हमारा एक वीडियो हमारा धनंजय जी का, वीर जी का, सत्यम जी का, सबका मूल रूप से आया था। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा के पीछे बहुत बड़ा दर्दनाक बात को झेले हैं कि यहाँ का डीएलएड से ही लड़ा है, आगे कहाँ लड़ा है। अगर सही दिशा में लड़ता तो हम लोग का नियुक्ति मिलता। हम आज अपने आप को उस गलती महसूस कर रहे हैं, जयकृष्ण चौधरी पूर्णिया और धनंजय कुमार दिनारा का भूल, कि अगर यदि हम 16 फरवरी को पेपर सुप्रीम कोर्ट में धनंजय कुमार को नहीं दिए होते तो आज हम लोग का ये दशा नहीं होता। अगर हम लोग सही मापदंड में लड़ते तो हमारी फरवरी में ही इसी 2024 में नियुक्ति हो गया होता। अतः सभी मित्रों से जो हार करके बैठे हैं, मन मार करके बैठे हैं, सबको हम पुनः यही कहना चाहेंगे, एकजुट, एक जगह, एक मंच, सही विचार, सही दिशा दशा के साथ आपकी नियुक्ति बाहें फैलाकर आपका इंतजार करना है। बस आपको वहां तक जग कर जाने का ही बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। इनके माध्यम से इनके मन की व्याख्या काफी निकली और हर चीजों को आपने देखा निश्चित तौर से
किसी भी कोर्ट के केस को जीतने के लिए अलग अलग रणनीति को बनाना होता है। यूं ही नहीं कि साथियों गए और केस से जुड़ गए जीतबे करेंगे, ये नहीं होता है। वकील हो या अभ्यर्थी हो या हर कोई जो है कि उसमें एक सटीक रणनीतिकार की आवश्यकता होती है, जिसके बदौलत कोई भी केस जीता जाता है। क्योंकि लड़ाई आपको किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि सिस्टम से है, और उस सिस्टम से है जिसने आपको नियुक्ति नहीं दिया। आप अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए सामने वाला सिस्टम काफी मजबूती से लड़ता है और आप तो एक अभ्यर्थी हैं, आप लाचार होते हैं। लेकिन वहां पर यदि रणनीतिकार सही मिल जाए आपको और सही से अगर केस आगे बढ़े, निश्चित रूप से सफलता होती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि छठे चरण का डीएलएड वाला जो रिक्ति था, अगर वहां पर नियुक्ति की मांग अगर कर ली जाती, जिस समय बीएड वालों को बाहर किया गया था, तो निश्चित तौर से इसकी नियुक्ति निश्चित तौर से हो जाती। इन्होंने ये कहा, ये एक छोटी सी गलती को भी इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा साथियों। तब जाकर के आज संघर्ष के इस मैदान में खड़े हैं और उम्मीद दिला रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को कि आने वाले दिनों में जो भी जजमेंट आएगा, वह जजमेंट एक नई इतिहास रचने को तैयारी होगी और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में जो है कि कह लीजिए तो एक स्वर्णिम अवसर पैदा करेगी। जी हाँ सर, कहिए। हम एक बात कहना चाहेंगे, जिस समय 50-53 केस हैक कर लिया गया था, साल भर जाके देख लीजिए कोर्ट के रिकॉर्ड में, साल भर बिल्कुल केस में कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ था। उस समय हम लोग के पास बचे हुए डीएलएड वंचित अभ्यर्थी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ था। तब जाके 59-22 केस को खोले और उनके जरिए सपोर्ट करा के धनंजय कुमार के नेतृत्व में हमने सुप्रीम कोर्ट केस भेजा। उसके बाद वहां से गजट क्वेश हुआ, तो गजट क्वेश के बाद पहला हम लोग का मांग होना चाहिए था नियुक्ति, जो कि 123 में 50 साल के उम्र के ज्यादा पेटिशनर के जरिए हमने मांगा। वो हमारी मांग जायज है। आज के डेट में चाहे बिहार सरकार, चाहे सचिवालय, विपक्ष कितना भी मजबूत क्यों न आ जाए, ईट से ईट बजाने के लिए 127/2024 के तर्कस में वो बांध है जो आपके नियुक्ति को आपके विद्यालय तक भेजने में सक्षम है। इसमें कहीं कोई ईट से ईट बजाने की बात कर रहे हैं और तर्कस इनके पास है। अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी भी यहाँ उपस्थित हैं, अपनी बातों को रखे, और जो संघर्ष कर रहे हैं युवा साथी हैं, ये तमाम अपनी बातों को रखे। ये सभी डीएलएड और वैसे डीएलएड जो वंचित हैं छठे चरण से, इसके अभ्यर्थी हैं। अंततः लास्ट में कम शब्दों में आप तीनों क्या मांग रखना चाहते हैं? अंततः सरकार से क्या गुहार चाहते हैं आप? ठीक है, अदालत से आप लड़ रहे हैं, वो तो आपकी हक है, लेकिन सरकार से आप गुहार क्या करते हैं जिसको आप वोट देकर जिताते हैं? सरकार, देखिए सर, हम सरकार से यही करेंगे कि नीतीश कुमार 2003 से वर्तमान ईस्वी तक में जो चाहा है हर विभाग में वही किया है। हाँ। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साहब से हमें यही एक आखिरी निवेदन है कि किसी भी सूरत में शिक्षक ही आपको यहाँ तक लाया है, और अगर यहाँ पर नहीं शिक्षक को सही मौका देते हैं वंचित अभ्यर्थी को, तो यही आपका पतन का कारण भी होगा। पतन का कारण होगा। दूसरी बात, हमारे वंचित ये डीएलएड अभ्यर्थी में जो भी हमारे बीपीएससी अभ्यर्थी मित्र चयनित हो गए हैं, उनको शुभकामना है। उनके जाने से हमारा टीम कमजोर होगा। एक और एक मिलकर बचे हुए साथी भी 11 हैं। रन में हारने वाली बात नहीं। पांडव भी सही है, कृष्ण जैसा वकील होना चाहिए सरकार से। किसी भी हालत में हमको नियुक्ति चाहिए और कुछ किसी से लेना देना नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे, हम लोगों की समस्या को ध्यान दे। सरकार इस पर ध्यान दे, इनकी समस्या पर ध्यान दे। अगर तरस नहीं आता है तो फिर ये जब ध्यान देंगे, इनके जैसे कई सारे अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी जब ध्यान देने लगेंगे, तो फिर सरकार भी हैरान और परेशान हो सकती है। अंततः आपका भी मांग सरकार से नियुक्ति चाहिए और हमारा भी मांग यही है कि इन सभी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वंचित हो गए हैं, इनके लिए कुछ उपाय ढूंढा जाए। जो भी हो, इनकी मांग जो भी है, इनके मांगों पर इनको नियुक्ति दिया जाए। क्योंकि बिहार के जब युवा, बिहार के लोग संघर्ष करते करते अधिक उम्र में चले जाएंगे और उसके जगह बाहर वालों को बुला बुला कर नियुक्ति दिया जाएगा, तो बताइए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? बहरहाल आज बिहार के ही युवा अपने ही बिहार में बेगाना महसूस कर रहे हैं। आखिर ये कैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है? तो सरकार तक इस वीडियो को यदि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी शेयर करके पहुंचाते हैं, तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से मांग करते हैं कि हुजूर इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो छठे चरण के हैं, इसके लिए थोड़ा सा आप जो है कि ध्यान दीजिए, संज्ञान में लीजिए और इनको बहाली जरूर दीजिए। बहरहाल कोर्ट से क्या जजमेंट आता है यह देखने का विषय है, लेकिन यह भी देखने का विषय है अगर जजमेंट इनके पक्ष में आता है तो 7वें चरण की बहाली निस्तनाबूद
कहीं हो ना जाए, कहीं क्या कुछ हो जाएगा, ये बहुत संशय उत्पन्न करता है। बाकी आप क्या विचार है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, जरूर आप वहां कमेंट कीजिए, अपना विचार व्यक्त कीजिए। और इस 123 वाले केस से अगर आप मुख्य पेटिशनर से या संजय सर से या राजू सर से किसी से भी कोई संवाद करना चाहते हैं, इनका नंबर वगैरह लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर मैसेज कमेंट करें। और हमारा जो टीम का यहां डिस्प्ले पर दिख रहा है आपको व्हाट्सएप का नंबर है, आप बिल्कुल अपना नाम, पता और किनसे बात करना है आप लिखकर मैसेज करेंगे तो हम आपको इनकी जानकारी जरूर साझा करेंगे, बढ़ा सकते हैं ताकि किसी को कोई अफसोस ना हो। बहरहाल यहां तक वीडियो देखने के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन जाते जाते आपको यही कहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सच्चाई को जन जन तक कैसे आप पहुंचाइएगा ये आपका कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ संघर्ष करने वाले ये 3 लोग नहीं बल्कि वो तमाम लोग होने चाहिए जो संघर्ष करके अपने एक नई मुकाम हासिल करने को लेकर प्रेरित होते हैं और जागृत रहते हैं। चलिए आने वाले दिनों में जो भी जजमेंट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, धन्यवाद।